एपिसोड 10। रघुवीर सिंह अपनी भारी भरकम कुर्सी पर बैठे हुए सिगार का लंबा कस खींच रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी। अमन राय, तेरी ताकत तेरे क्लाइंट्स हैं, तेरे स्पॉन्सर हैं, तेरे बिजनेस पार्टनर हैं। अगर मैं यह साबित कर दूं कि तो 2 नंबर का काम करता है, तू तस्करी और अवैध धंधों से पैसा कमाता है, तो खड़ा हर इंसान तुझे छोड़ देगा। उस दिन तू देखेगा अमन राय, तेरी इमारत तो खड़ी होगी लेकिन उसके नीचे से नींव मैं हिला दूंगा। रघुवीर की गूंजती हुई आवाज से पूरा कमरा कांप सा गया। उदय ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हैं मंत्री जी। एक बार लोग यह मान ले कि अमन तस्कर है तो कोई कंपनी, कोई ब्रांड, कोई पार्टनर उसके साथ खड़ा नहीं होगा। फिर उसे अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अकेला आदमी कितने दिन टिकेगा। रघुवीर ने अपनी नजर सिकंदर पर गड़ाई। उसकी आंखों में खामोश मगर डरावनी चमक थी। सिकंदर, रघुवीर की आवाज ठंडी लेकिन धारदार थी। अब तुझे वो चाल चलनी होगी जिससे अमन राय की रातों रात नींद उड़ जाए। ऐसा कुछ कर कि उसके क्लाइंट, उसके स्पॉन्सर, उसके साथी, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसका साथ छोड़ दें। अमन राय का नाम मिटाना है, उसकी इज्जत मिटानी है। सिकंदर हल्की मुस्कान के साथ उठा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मंत्री जी, चिंता मत कीजिए, बस मुझे 24 घंटे दीजिए। कल रात तक कुछ ऐसा होगा कि अमन राय का नाम बिजनेस की दुनिया में वह ऐसा बदनाम होगा कि वह अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं पाएगा। उसके पैर के नीचे की जमीन खुद ब खुद हिल जाएगी। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा, फिर सिगार बुझाकर भारी आवाज में बोला, ठीक है सिकंदर, तुझे दिए 24 घंटे। है तेरी चाल अमन राय की नींव हिलाती है या तुझे ही जमीन दिखा देती है। कमरे में एक पल को गहरी खामोशी छा गई। रघुवीर का गुस्सा, उदय की चालाकी और सिकंदर की मुस्कान, तीनों मिलकर किसी बड़े तूफान की आ रहे थे। सिकंदर धीरे से बाहर निकल गया, लेकिन क्या सचमुच 24 घंटे में सिकंदर अमन राय की दुनिया हिला पाएगा या ये खेल सिकंदर की खुद की तबाही का कारण बनेगा। सिकंदर कमरे से बाहर निकल चुका था। रघुवीर सिंह ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए गहरी सांस ली और एक नया सिगार जलाया। धुएं के छल्ले हवा में उठे और उनकी आंखों में गुस्से की लपटें और तेज हो गईं। उन्होंने खौफनाक आवाज में कहा, उदय, उस इंस्पेक्टर का भी कुछ बंदोबस्त करो जिसने मेरे बेटे को जेल में डाला। उसे पता चलना चाहिए कि किसके बेटे के खिलाफ उसने हाथ उठाया है, किसके गिरेबान को पकड़ने की हिम्मत की है। उदय जी बोले, रघुवीर, बोलो तो उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किसी ऐसी जगह करवा दूं जहां उसका जीना मुश्किल हो जाए, किसी ऐसे एरिया में जहां वह खुद नौकरी छोड़ दे, दूर किसी जंगल में भेज दूं। रघुवीर ने अचानक टेबल पर मुट्ठी मारी। ट्रांसफर? उनकी आवाज में गुस्से की आग थी। वो तो बहुत छोटी सजा होगी उदय। मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए। हर सांस लेते वक्त उसे याद आए कि उसने रघुवीर सिंह के बेटे को जेल भेजा था। वह हर दिन जिए, लेकिन हर दिन उसकी रूह चीख चीख कर मरे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। रघुवीर की आंखों में ऐसा जुनून था जैसे इंस्पेक्टर की तबाही का नक्शा वहीं बन चुका हो। उदय ने धीरे से तिरछी स्माइल दी। समझ गया, मैं उसे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां उसका नाम भी भूल जाएगा ये शहर, उसकी यूनिफॉर्म छिन जाएगी और इज्जत भी। इतना कहकर उदय उठ गया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और बाहर जाकर किसी को कॉल लगाया। उसकी धीमी आवाज में सिर्फ यही शब्द सुनाई दिए, काम हो जाना चाहिए। इंस्पेक्टर खन्ना पहले जैसा नहीं रहेगा। रघुवीर पीछे कुर्सी पर टिकते हुए आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर अब एक सुकून था। रात का समय था। एक सुनसान गोदाम में उदय अपनी कार से उतरा। गोदाम की टूटी फूटी दीवारों के बीच हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अंदर लोहे की कुर्सी पर बैठा एक आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा डरावना था, आंखों में खून उतरा था और शरीर में कई सारे पुराने घाव के निशान थे। वो आदमी देखने में बहुत डरावना दिख रहा था। उदय उसके सामने कुर्सी पर बैठा और बोला, मनोहर, काम बड़ा है और काम आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। मनोहर ने बीड़ी का कस खींचा और हंसते हुए बोला, काम तो मैं हमेशा पूरा करता हूँ साहब, बस रेट वही है जो मेरे लिए तय होता है। बताइए किसका खेल खत्म करना है। उदय ने गहरी सांस ली और इंस्पेक्टर राजीव खन्ना। मनोहर की हंसी अचानक रुक गई। उसने तिरछी नजर से उदय की तरफ देखा। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। वो पुलिस वाला जिसने मोहित को अंदर कराया था। उदय ने सिर हिलाया। मनोहर ने कहा, आज से पहले मैंने कभी पुलिस वालों का काम नहीं किया है। उदय ने कहा,
तुम्हारी कीमत दोगुनी हो जाएगी, जितना कहोगे उतना तुमको मिलेगा, बस ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, उसे मारना नहीं है, बस इतना जख्मी कर दो कि जिंदा रहे मगर हर सांस उसे दर्द दे। मंत्री जी चाहते हैं उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए। मनोहर ने अपनी बीड़ी जमीन पर फेंकी, जूते से मसल दी और खतरनाक मुस्कान दी। समझ गया, हाफ मर्डर की सुपारी है और ये काम मैं आज ही शुरू कर दूंगा। इंस्पेक्टर की वर्दी उसे अब नहीं बचा पाएगी। उदय उठकर आगे जाने लगा तो मनोहर ने पीछे से आवाज दी, साहब याद रखना, जब उस इंस्पेक्टर का खून बहने लग जाए तब आप मेरा अमाउंट मुझे पहुंचा दीजिएगा। और मनोहर का वार कभी खाली नहीं जाता है। गोदाम की अंधेरी दीवारों के बीच उसकी हंसी गूंज उठी। उस हंसी में खौफ था। उधर फार्म हाउस में बैठे राजीव खन्ना को अंदाजा भी नहीं था कि उसके लिए मौत का सौदा तय हो चुका था। मनोहर अपने कमरे में बैठा था। कमरे में धुएं की हल्की सी गंध और पंखे की कर्कश आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। वह अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ रघु को घूरते हुए बोला, रघु, इंस्पेक्टर राजीव खन्ना की पूरी डिटेल निकाल। इस वक्त वह कहाँ है, किसके साथ है और कब अकेला रहता है, सब पता कर। कल तक उसका काम पूरा होना है। रघु ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, ठीक है भाई, आपने कह दिया, समझो काम हो गया। इतना कहकर रघु उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने बाहर खड़े अपने 3 पंटरों को इशारा किया, चलो लड़कों। वह तीनों लड़के रघु के कहने पर उसके साथ चल दिए। रघु एक कार पर बैठा और चारों गाड़ी से शहर की ओर निकल गए। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और उसी अंधेरे में इंस्पेक्टर राजीव खन्ना की जिंदगी पर मंडराता खतरा और गहरा हो चुका था। करीब 2 घंटे बाद रघु वापस उस गोडाउन में लौटा। उसके माथे पर पसीना और आंखों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वह सीधे मनोहर के सामने जाकर बोला, भाई, वो इंस्पेक्टर तो जैसे गायब हो गया। थाने में भी सुबह से नहीं आया, घर पर भी नहीं है, किसी को पता नहीं चल रहा कि वह कहाँ छिपा बैठा है। जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मनोहर ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी नजरों में इतनी ठंडक थी कि रघु का दिल कांप उठा। रघु, मैंने तुझे जानकारी लेने के लिए भेजा था, यह सुनने के लिए नहीं कि वह नहीं मिल रहा है। मुझे यह नहीं सुनना कि वह गायब है, मुझे यह सुनना है कि वह है कहाँ। रघु ने हकलाते हुए कहा, भाई, मैंने अपने लड़के लगा दिए हैं, बस थोड़ा वक्त और दीजिए, पकड़ लूंगा उसे। मनोहर अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने रघु की गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, वक्त ही तो नहीं है, उदय साहब ने कहा है यह काम बहुत जल्दी होना चाहिए, समझा रघु, बहुत जल्दी। वो आसमान में छुपे या पाताल में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजीव खन्ना का पता चाहिए, चाहे जिस तरह से भी, और वो भी जल्दी। रघु ने घबरा कर सिर हिलाया और तुरंत बाहर भाग गया। बिल्डिंग में फिर वही सन्नाटा फैल गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक डरावनी गूंज थी, राजीव खन्ना का नाम। कंटिन्यू। क्या रघु वाकई राजीव खन्ना तक पहुंच पाएगा या नहीं? मनोहर का जल्दी काम पूरा करने का दबाव क्या रघु की टीम को किसी बड़ी गलती में फंसा देगा? राजीव खन्ना किस पर भरोसा करेगा, अमन राय पर या अपने सिस्टम पर? क्या मनोहर का जाल राजीव को फंसाएगा या खुद मनोहर ही किसी अनदेखे जाल में फंस जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ का अगला एपिसोड।